मेरे प्यारे बच्चों, मैं करंट का 6 लेक्चर दे चुका, आज 7वां लेक्चर लेकर आया हूँ। तो पिछले लेक्चर में रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टिविटी मटेरियल का कैसे बदलता है, तो उसका हम फार्मूला लिखे थे शुरुआत में, पहले लेक्चर में पढ़ाए थे। तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था बच्चों। तो वो था क्या, हम लोग रो बराबर रो जीरो ई टू द पावर अल्फ़ा इंटू डेल टी या डी टी लिखे थे। और इसको एक्सपेंड किए थे, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हम बोले थे। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। जब यह टर्म x बहुत छोटा हो, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, देन x approximately equal to 1 plus x. Therefore, for a small change in temperature, the term alpha into dt is very small. Therefore, thus we may write approximately रो बराबर रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी या डी टी, जो है डेल टी रहे डेल टी, डी टी रहे डी टी। ये फार्मूला में पिछले लेक्चर में ई टू द पावर अल्फ़ा डी टी लिखा गया था, तो उसको अपना करेक्शन कर लेंगे। वो पहले लिखाए थे, उसमें हम मेमोरी रिकैप कर रहे थे, तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ को अपना देखते रहेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था उसको हम बोलने के क्रम में बोल रहा था, लेकिन लिखने के क्रम में मैं लिख दिया था ई टू द पावर अल्फ़ा डी टी या डेल टी जो भी था। तो उसको अपना करेक्शन कर लोगे मेरे बच्चा। हम आज के टॉपिक में अभी आपको सेल बताने जाएंगे, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और भी बातों को सिखाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करने जा रहे हैं। वर्क डन और हीट प्रोड्यूस्ड पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैं बताया, फिर से उसको हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। पावर रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी पढ़ा हुआ है सबको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करने चले हैं, है ना। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिफाइन करने चले हैं। तो सिंपल परिभाषा है मेरे बच्चा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर बराबर इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई टाइम, दैट इज P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी बोला जाए। इंस्टेंटेनियस पावर में बताया था पहले, वर्क एनर्जी पावर, ढेर बार इस सब बात को चर्चा हो चुकी है। हेयर W बराबर भी क्यू, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ काम, है ना, चार्ज का फ्लो हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, तो उसको हम लोग लोड बोल देंगे बच्चों। और जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर करंट बैटरी लगाने से या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने से, है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है, तो हम उसको सोर्स बोलेंगे।
तो यहाँ दो तरह की बात हो गई, सोर्स और लोड। आगे की चीज़ है थोड़ा सा, सोर्स वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, करंट सोर्स बोलेंगे, है ना। और जो सोर्स वाला होगा, पॉइंट सोर्स वाला एलिमेंट होगा, उसको हम लोग सर्किट एलिमेंट बोलेंगे, और वह एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहलाएगा सोर्स। और रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन टर्म पढ़ेंगे। अभी रजिस्टर पढ़ रहे हैं, मैं कैपेसिटर को छोड़ा था, कैपेसिटर इसके जस्ट बाद, और बाद में इंडक्टर पढ़ाएंगे। तीनों जो होगा RCL, R फॉर रेजिस्टेंस जान रहे हैं, C फॉर कैपेसिटेंस और L फॉर इंडक्टेंस। तो ये सब जो होगा रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, है ना, उसको पैसिव एलिमेंट सर्किट एलिमेंट होगा। सर्किट में जो दो तरह की बात होगी, सोर्स वाला भी और लोड वाला भी। तो जो लोड होगा सो क्या है, वो हमारा पैसिव एलिमेंट कहलाएगा, है ना। और जो सोर्स वाला है वह क्या है, एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा सर्किट का। ये थोड़ा सा भाषा अलग है, लेकिन तब भी आपकी जानकारी में हो गया। मैं अभी चर्चा करूँगा किरचॉफ्स लॉ का आगे, तो उसमें भी इस बात की चर्चा फिर मैं करूँगा। लेकिन अभी इस तरह की बात, हेयर W बराबर VQ, देयरफॉर P बराबर dW/dt बराबर V इंटू dQ/dt। यहाँ इस तरह से लिखो, d/dt ऑफ VQ और V इंटू dQ/dt VI। अब इसमें देखेंगे कि अगर क्या है, इफ करंट flows in a device from lower potential to higher potential, then this device is called सोर्स, है ना। अब इसका थोड़ा सा चर्चा कर ले, फिर फिगर दिखा ले, और इसी में भाषा होगा क्या, इफ़ करंट फ्लोज इन ए डिवाइस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड, है ना, लोड। तो सोर्स और लोड की बात करेंगे, तो हम लोग का बैटरी जो होगा वह हमारा सोर्स कहलाएगा। हम बैटरी को वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। आगे चल के ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वह करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो सर, है ना, और वह एक्टिव एलिमेंट कह लेता है, हमारे सर्किट में एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। और चलिए, और लोड को हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तो लोड के जगह अभी जो पढ़ेंगे वो रजिस्टर की बात करेंगे, एक रजिस्टर हो या ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स की बात हो। बाद में कैपेसिटर और इंडक्टर की भी बात करेंगे। तो इस तरह से, और फिगर बच्चों, एक डिवाइस का यह देखा रहा है, ब्लॉक डायग्राम है थोड़ा सा। यहाँ यह निगेटिव है, लोअर पोटेंशियल है, और यह पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है, प्लस। और करंट निगेटिव से पॉजिटिव एंड की ओर, है ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा रहे हैं, V, करंट जा रहा है I, तो दिस विल बी हैव्स लाइक ए चीज सोर्स। और पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर हेयर, पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, P बराबर VI, बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, भाषा बदल देंगे यहाँ। इफ़ करंट फ्लोज इन ए डिवाइस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड क्या चीज़, लोड। और उस लोड में दिखाते हैं तब क्या होगा, तो पावर डिलीवर्ड टू दी क्या चीज़, लोड, है ना। पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इज कॉल्ड क्या चीज़, इज रिप्रेजेंटेड बाय V इंटू I। तो यहाँ पर देख लें, हम लोग इस तरह की भाषा को चेंज कर ले थोड़ा सा।
when current flows in a device from, पहले वाले डिफिनीशन में, सोर्स के डिफिनीशन में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, डिवाइस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, then device is known as load. Here power, वहाँ सोर्स के केस में पावर डिलीवर्ड, पावर है ना, डिलीवर्ड होता था उसके द्वारा, सोर्स के द्वारा, और यहाँ पावर एब्जॉर्ब्ड या पावर कंज्यूम्ड। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, P बराबर VI लिखा जाएगा। इस केस में यह लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करंट I, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है V, हाई पोटेंशियल, यह प्लस वाला और यह माइनस वाला, दोनों प्लस, यह +10 और यह +5, तो यह प्लस होगा और यह माइनस होगा। ये भाषा का भी जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, तो P बराबर VI। और इस तरह से हम लोग पिछले फार्मूलाओं में W का फार्मूला सब दिखाए थे पहले, है ना। रजिस्टर बिहेव्स लाइक a load because current flows from higher potential, from high potential to low potential through it। इस तरह की बात है। और पिछले इस सब में हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर VQ VIT बताए, T समय तक करंट सब पास कर रहा है ना। और इसी में हम लोग I स्क्वायर RT की बात किए, चूँकि V बराबर IR, R इज़ द रेजिस्टेंस, और V स्क्वायर T/R वाला बात किए थे हम लोग। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अभी जस्ट निकाले VI और I स्क्वायर R और V स्क्वायर/R, बड़ा काम का फार्मूला सब है इलेक्ट्रिकल पावर का बच्चों, बार बार यूज करना है। 10th के नीचे भी पढ़ के आए हैं आप इस सारे फार्मूलाओं को, थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर भाषा सब। यह रेजिस्टेंस R, करंट I फ्लो कर रहा है मेरा बच्चा, यह क्या है इधर प्लस और यह क्या चीज़ माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यह पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं रजिस्टर के दो एंड के बीच में कितना है V। तो पावर का फॉर्मूला जो लिखे हैं रिपीट कर लीजिए, VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर/R। और इस केस में मैं बताया द अमाउंट ऑफ हिट डेवलप्ड in register due to flow of current I in time t through given resistor, मैं पिछले लेक्चर में भी इसकी बात किया था, और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी, और 10th में भी आप लोग पढ़े। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, पहले एक टॉपिक ही लंबा चैप्टर पढ़ाया जाता था। अब थोड़ा इसको है ना, पढ़ना तो है ही, पढ़ेंगे ही, लेकिन अब उतना सिलेबस में इस सब उतना है नहीं 12 में, लेकिन तब भी आपकी जानकारी में सारा चीज़ होना चाहिए। क्या है कि सवालों में इसका आने वाला है सारा चीज़। इन टाइम टी इज़ गिवन एज H बराबर W/J। मैं J को लिखाया था, J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हिट।
मैं बोला इफ W and H both are in joule, देन J बराबर 1, तो इसलिए H बराबर I स्क्वायर RT लिखेंगे और V स्क्वायर T बाई R V के टर्म में। अगर इसी में क्या है बच्चों, हीट कैलोरी में हो तब क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, थोड़ा J आ जाएगा इस केस में, और J का वैल्यू है ना अभी जस्ट इसी में इफ H इज इन कैलोरी देन J बराबर 4.18 जूल पर कैलोरी, 4.2 अप्रॉक्सीमेटली जूल पर कैलोरी। देन H बराबर है ना V स्क्वायर T बाई R इंटू J, या कैलोरी में होगा, या जूल वाला था बच्चों। तो इस तरह की बात को थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उसको थोड़ा सा हम लिखा देते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, इफ करंट varies with time, that is current is function of time, तब क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालोगे। तो उस केस में हम लोग T और T प्लस dt टाइम इंटरवल के बीच, मतलब छोटे टाइम dt के लिए क्या करेंगे, उस टाइम पर T पर करंट का वैल्यू I है, तो DH बराबर I स्क्वायर R dt लिखा जाएगा, और टोटल हीट प्रोड्यूस्ड H इजकल टू व्हाट, इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। अभी I का वैल्यू दिया रहे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जो भी है टाइम का फंक्शन हो, 3t स्क्वायर प्लस 2t, तब H हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, जहाँ से जितने टाइम इंटरवल के बीच में कहे। तो इस तरह का छोटा छोटा सवाल सब हम लोग पहले हम आपको पढ़ा रखे हैं बच्चों। इस तरह का करंट का वेरिएशन था, यह I0 था और यह T0 था और यह टाइम था T, है ना। तो इसमें हम लोग रिलेशन एक निकाली थी, किसके लिए, I का और T के बीच में, टाइम T के लिए, है ना। इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन है, तो माइनस I0 बाई T0, Y बराबर mx प्लस C जानते हैं, तो हेयर I बराबर C के जगह I0, है ना, और माइनस I0 बाई T0 इंटू T प्लस क्या चीज़ I0। तो यह निकल गया तुम्हारा I का फॉर्मूला टाइम के टर्म। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टोटल टाइम कितना, या टाइम T0 में, 0 से T0 में, 0 से T0 में टोटल हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, तो H का फॉर्मूला क्या है, यहाँ I स्क्वायर R dt, I के जगह क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, है ना, I0 माइनस I0 बाई T0 इंटू T I स्क्वायर और R इंटू dt। अब इसको हम लोग क्या करें, 0 से T0 तक इंटीग्रेट करें, सवाल तो बन जाना चाहिए आपको। इसमें और ढेर सारा सवाल प्रॉब्लम देखे, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, T करंट का वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पियर, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालना रहेगा, तो क्या हो गया, है ना, H बराबर इंटीग्रेशन I स्क्वायर के जगह 3t स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। अब जय सेकंड से जय सेकंड तक कहे, 2 सेकंड से 5 सेकंड, 0 से t सेकंड तक, चाहे जो भी बोला जाएगा, टाइम का लिमिट दिया रहे। हम सवाल नहीं बता रहे हैं आपको, केवल टेक्निक बता रहे हैं कि करंट अगर टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ मतलब बदल रहा है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड in certain time interval is obtained by and integrating this much I स्क्वायर RT, DH बराबर I क्या है, तो T टाइम पर का करंट और dt समय में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, सो यह फॉर्मूला। तो इस तरह का सवाल अपने से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सवालों करना है ना, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करनी है। अब हम लोग फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैं बताने चला हूँ बच्चों, थोड़ा सा जूल्स लॉ ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फटाफट करना पड़ेगा, है ना। पहला है लॉ ऑफ करंट, H varies I square when R and T are क्या कांस्टेंट या सेम। H1 बाई H2 बराबर I1 बाई I2 का होल स्क्वायर। यह दूसरा लॉ है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, H varies R when I and T आर क्या सेम। फटाफट में करने चला, H1 बाई H2 बराबर R1 बाई R2। और इसी केस में एक स्पेशल होगा जब भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वाला केस में मैं बताया था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में भी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर I और T सेम है तब, है ना। और जब भी और क्या होगा T सेम हो जाए तब H वैरीज 1 बाई R। उस केस में फॉर्मूला होगा H बराबर, है ना, अपने लोग का फॉर्मूला था H बराबर I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T बाई R। तो बच्चों जब भी सेम हो जाए तब H वैरीज 1 बाई R का फार्मूला एप्लीकेबल होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में भी सेम होने पर, पैरेलल ग्रुपिंग में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा फॉर ईच रजिस्टर्स। तो इस तरह की बात को ध्यान देंगे। अभी लिखते हैं, मैं लिखता हूँ इसको आगे। बच्चों इसी में क्या है, इफ़ V एंड T भी पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम देन H वैरीज 1 बाई R। यह लॉ तो यही है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जब करंट और टाइम क्या हो सेम। H वैरीज 1 बाई R, H1 बाई H2 बराबर R2 बाई R1। यह है। और तीसरा है चलो लॉ ऑफ टाइम मेरा बच्चा, लॉ ऑफ टाइम, H वैरीज T when I and R आर सेम। भी सेम होगा तब भी, V और R सेम होगा तब भी H वैरीज T ही लिखाएगा। ये 3 लॉ है बच्चों। और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, एक डिवाइस ले लिए हो बच्चों, कैलोरीमीटर जानते हैं आप, और कैलोरीमीटर में थर्मामीटर इस तरह की बात है, स्टायरर लगा रहता है और एक रजिस्टर इसमें क्या किए हो इस तरह से डाले हुए हैं। ये टर्मिनल है बच्चों। अब आगे चल के हम लोग बैटरी सब की बात करेंगे, बैटरी, आमीटर की रियोस्टेट बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसमें वाटर भर दिए। अब इसके फर्स्ट लॉ के लिए क्या है, एक बार I1 करंट पास करा रहे हैं T समय तक, और तो अब इसमें राइज इन टेम्परेचर मापते हैं, है ना। और फिर सेकंड केस में I2 करंट T टाइम तक, टाइम फिक्स्ड रखें, यही रजिस्टर है बच्चों, है ना। इसी कॉइल से आप करंट पास करा रहे हो I1 और I2। तो H1 बाई H2 हम लोग देखते क्या है बच्चों, कैलोरीमेट्री से θ1 बाई θ2, अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स्ड है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या जो लिक्विड लिया है उसका फिक्स्ड है ना, MS फिक्स्ड है। राइज इन टेम्परेचर फर्स्ट केस में θ1 जब करंट I1 पास करा रहे थे, सेकंड केस में जब I2 करंट पास कराए थे राइज इन टेम्परेचर मेरा बच्चा θ2। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन में मतलब H1 कैलोरीमेट्री से H1 बाई H2 बराबर θ1 बाई θ2, मास इंटू स्पेसिफिक हीट लॉस्ट और हीट गेन का फॉर्मूला पढ़े हुए हो, MS है ना, थीटा चेंज इन टेम्परेचर, डी थीटा डेल थीटा लिखते थे, यहाँ थीटा ही लिखा जा रहा है थीटा चेंज इन टेम्परेचर के लिए। और अभी जो करे हैं एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट वी गेट, है ना, थीटा I1 बाई I2 चाहे θ1 बाई θ2, तो θ1 बाई θ2 इक्वल टू I1 बाई I2, यह कैलकुलेशन से आएगा। और दोनों को मिला दिए तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 H1 बाई H2 बराबर I1 बाई I2।
सॉरी यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ई भी क्या चीज़ स्क्वायर, तो एच वेरीज क्या है मेरा बच्चा आई स्क्वायर। थोड़ा सा कुछ नहीं एच बारे में अब करना तो एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी जा रहे हैं अभी आप, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यही है कि राइज इन टेम्परेचर इन फर्स्ट केस, अब राइज इन टेम्परेचर इन सेकंड केस का रेशियो करंट के स्क्वायर का क्या होगा रेशियो के बराबर होगा। तो यह दोनों लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव कर लिया हम लोग, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया, यह हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मैं आपको किताब भी बोलता हूँ, किताब सब पढ़ते रहे थोड़ा सा, है ना, एस सी वर्मा इस समय पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है थ्योरेटिकल सब थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, कुछ नहीं है, हीट से भी रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई इसकी आवश्यकता अभी है नहीं, लेकिन आपको कैलोरीमेट्री भी थोड़ा सा याद हो रहा है और इधर इस लॉ ऑफ करंट को भी समझ गए। अब इसी तरह सेकेंड लॉ का, ये तो फर्स्ट लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ करंट बोले। अब चलिए सेकेंड लॉ पर हम फटाफट ले चलते हैं आपको थोड़ा सा। अच्छा यही अरेंजमेंट करना है, केवल रजिस्टर्स के जगह कॉइल की जगह क्या है, पहला बार R1 रेजिस्टेंस वाला, सेकंड बार क्या चीज़ है R2 रेजिस्टेंस वाला, यही फिगर रहने देंगे, एक बार ये लगा दिए फिर दूसरे बार में क्या है, और नहीं तो दो क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन वाली बात कर लेंगे, है ना, जैसे फिगर मैं बता दूं फिर से, ये स्टायरर है बच्चों, यहाँ थर्मामीटर लगा दे कहीं, ये दूसरा कैलोरीमीटर है, उसमें यह R2 वाला और यह क्या चीज़ R1 वाला, इसमें भी स्टायरर है, इनक्लोज ढक्कन लगा दिया जाता है इस पर कुछ उस, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर ये आपका रटा हुआ चीज़ होगा, सर्किट कंप्लीट करना है किसके द्वारा, बैटरी आमीटर, आमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वो सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बेसिक चीज़ आइडिया है आपको। आमीटर की लगा देते हैं रियोस्टेट। अब इस केस में बच्चों है ना, H1 बाई H2 θ1 बाई θ2, इसमें राइज इन टेम्परेचर θ1 और इसमें राइज इन टेम्परेचर θ2, दोनों कनेक्ट सीरीज में है, जितना करंट इससे उतना ही करंट इससे, आई समान है, बराबर टाइम मतलब एक है ना, सर्टेन टाइम तक के लिए कर रहे हैं, टी इसके लिए भी वही और टी इसके लिए भी वही। अब कैलकुलेशन से क्या होगा, बाई एक्सपेरिमेंट है ना, θ1 बाई θ2 बराबर क्या चीज़ चाहे R1 बाई R2 बराबर θ1 बाई θ2, करंट सेम जा रहा है, तो क्या होगा फ्रॉम 1 and 2 H1 बाई H2 बराबर R1 बाई R2, देयरफॉर H वेरीज R, या सेकेंड लॉ को वेरीफाइड किया। वेरिफिकेशन का बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट बन रहा है, समझ रहे हैं, बात कंप्लीट हो गया। थर्ड लॉ के लिए क्या है, यही रखा जाए, और आई करंट T1 समय तक, और फिर सेकंड केस में आई करंट T2 समय तक, और दोनों केस में राइज इन टेम्परेचर मापा जाएगा। जब T1 समय तक करंट पास करा रहे थे तो राइज इन टेम्परेचर θ1 माने फर्स्ट एल की तरह, तो क्या होगा, चलो यही फिगर में क्या होगा, H1 और H2 यह वैल्यू माना गया है, H1 H2 दो केस में, T1 टाइम के लिए H1 और T2 टाइम के लिए T2 है ना, T2 टाइम के लिए H2, तो H1 बाई H2 हम लोग θ1 बाई θ2 कैलोरीमेट्री से है, और बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, है ना, क्या चीज़
θ1 बाई θ2 बराबर T1 बाई T2, या फ्रॉम 1 and 2 वी गेट H1 बाई H2 बराबर T1 बाई T2, दैट इज H वैरीज T। ये हो गया वेरिफिकेशन। पुराने दौर में एक क्वेश्चन बनता था, व्हाट आर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट गिव्स इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट है ना, तो वो उतना ये क्लासिकल पैटर्न वाला अब बोर्ड इस में पूछता नहीं, लेकिन जानकारी हो जानी चाहिए, है ना। इस तरह की बात समझ गए। कैलोरीमीटर जान रहे हो बच्चों, और ये सब जान रहे, तो कैलोरीमेट्री के आधार पर हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को क्या कर सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ है ना, जूल्स लॉ को हम लोग वेरीफाइड कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला। अभी देखो, अब हम और बताने जा रहे हैं। पहले मेरे बच्चा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, BOT बोलते हैं बच्चों। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 किलोवाट आवर, है ना, इज कॉल्ड 1 BOT, और सिंपली 1 यूनिट। अपने लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, सो मीटर बिल सब जो आता है घर का, वो यूनिट बोलते रहते हैं हम लोग कि इस मंथ में 50 यूनिट का खपत हो गया, ये हो गया, तो वह यूनिट क्या है, तो 1 किलोवाट आवर है बच्चों। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट या 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 BOT बराबर 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इसको क्या बोलोगे भाई, 1000 वाट बोलोगे, और आवर को क्या है 60 × 60 सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड जूल होगा 3.6, है ना, इंटू 10 का पावर 6 जूल। केवल याद रखना है कि 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 यूनिट कितने का बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, है ना। मान लो, समझने का कोशिश करो मेरे बच्चा, कि किसी जगह 10 बल्ब जल रहा है जिसका वाटेज है 60 वाट, और 10 आवर जलता है, तो कितना यूनिट हर दिन में खपत होगा, सो आपको निकालना है। ये 10th के नीचे इस तरह से सवाल सब बनाए होंगे, है ना। तो बल्ब का संख्या है 10 और वाटेज है, हर बल्ब का वाटेज है 60, तो 10 × 60 600 वाट हो गया, है ना। और 10 घंटा जलता है मेरा बच्चा, तो क्या हो गया, 10 से गुना कर दिए तो वाट आवर हो गया, उसको 1000 से भागा दे देंगे, है ना, तो किलो वाट आवर निकल जाएगा, उतना यूनिट कंजम्पशन हो जाएगा। और 1 यूनिट के लिए मान लो 5 रुपया रेट है, तो कितना यूनिट कितना पैसा लगेगा, सब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉस्टल का उदाहरण ले लीजिए, 50 कमरा है, 50 कमरे में 100 फैन है, 200 बल्ब है, बल्ब का वाटेज दिया हुआ ये है, टीवी लगा हुआ है, इतना वाट का फ्रिज लगा हुआ है, ये वो दिस दैट सारा, तो टोटल वाट पर डे में कितना खपत होगा, सो निकाल लेना होगा, है ना। सबसे अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है पर डे, तो हर सबसे मिनिमम मीटर बिल किस मंथ का होगा, तो फरवरी का होगा। फरवरी में, है ना, 29 डेज बोलते हैं, 28 दिन वाला बात करते हो, है ना। वो इस तरह से, तो वो कहानी अलग है, वो आप नीचे के क्लास से पढ़ कर आ रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का यूनिट जान गए और आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या बात करने चले हैं बउआ, अब हम थोड़ा सा, है ना, इस सबको बताया जा रही है, लोअर क्लासेस का चीज़ है, आप उसको करते चले जाएंगे, कंप्लीट करते चले जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि बल्ब है, अब बल्ब में वो मार्क बना रहता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है तो उसमें मार्क क्या रहता है, वोल्ट में और वाट में, है ना। वोल्टेज और वाटेज बोलते हैं, वाटेज और वोल्ट में मार्किंग रहता है। तो वाटेज को P से रिप्रेजेंट करें, वोल्ट को V से, तो रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। तो हम अभी जस्ट बताए हैं आपको, ले चले थोड़ा सा, इफ़ marking in watt and volt are given, watt P volt V are given, है ना, marking in watt and volt are given on any device
then resistance of this element is given as, मेरा बच्चा R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, आप पढ़े हो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, क्या हो गया, और इफ V इज सेम, जो अपने लोग के डोमेस्टिक सप्लाई में 220 वोल्ट है वो फिक्स्ड है, सब डिवाइसेस पर 220 वोल्ट 220 वोल्ट, और वाट अलग 25 वाट 60 वाट 200 वाट, जो भी वाटेज अलग अलग होगा। तो क्या सीखे बच्चों, V इज सेम देन R वैरीज 1/P, है ना। लेस वाटेज बल्ब की बात करें तो लेस वाटेज बल्ब हैविंग लार्ज रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू हाई वाटेज बल्ब, यह R वैरीज 1/P। 25 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, वोल्ट का मार्किंग दोनों में 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, सेम है। तो 25 वाट वाले का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 60 कितना होगा तो वो निकाला जा सकता है। R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, वी के जगह 220 इंटू वी स्क्वायर है तो 220 R बाई पी। अगर इसी तरह से हम बात कर लें, थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट बनाते थे, सवाल बता देते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। Resistance of bulb, find resistance of a bulb having rated power 100 watt at 220 volt, P दिया हुआ 100 वाट और वोल्ट क्या 220 वोल्ट। अभी जस्ट R बराबर क्या है तो वी स्क्वायर बाई पी, कुछ नहीं है सवाल में, तो क्या होगा, हेयर R बराबर V के जगह 200 बना दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर के जगह 200 इंटू 200 और P के जगह क्या चीज़ 100 वाट, ठक ठक कट गया तो 400 ओम हो जाएगा मेरा बच्चा। वो जो रहे 220 रहेगा 220 रखेंगे, जो भी रहेगा सब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला जाने, है ना, कि R बराबर वी स्क्वायर बाई पी मार्किंग के हिसाब से। अब हम क्या कहने जा रहे हैं बच्चों, अपने लोग के घर में जो सप्लाई है, कनेक्शन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक का 60 वाट है, दूसरे का 40 वाट है, तो क्या हो जाएगा, टोटल पावर कंजम्पशन क्या होगा, 60 प्लस 100 वाट हो जाएगा। तो पैरेलल में जितना हम लोग फैन चलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, टीवी चलाएंगे, फ्रिज, वो उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। तो याद करने का तरीका हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन जो होगा सब इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होगा। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn वाला बात अभी हम जस्ट लिखा देते हैं उसको। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1/PS बराबर, है ना, पावर कंजम्पशन इक्विवेलेंट पावर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/ डॉट डॉट डॉट, इस तरह 1/Pn वाला। तो अभी हम उस पॉइंट पर बताने जा रहे हैं। वोल्ट का मार्किंग सब में क्या होगा, वोल्टेज पोटेंशियल का सप्लाई, मतलब वोल्ट का सप्लाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह की बात को हम लोग अभी देखने चले हैं सीरीज और पैरेलल में थोड़ा सा। इफ बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल appliances are connected in series, then same current is flowing through each bulb or appliances, that is I is same, है ना। P बराबर I स्क्वायर R बोलते हैं तो P वैरीज क्या बोला जाएगा, R बोला जाएगा। यहाँ पर मान लो क्या है, हम लिख P1 P2 P3 सब का वाटेज दिया हुआ है डिफरेंट बल्ब का। अब वोल्ट सब का क्या है, सेम वाला बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, एज हम लोग जानते हैं RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RM। RS की जगह क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, वी स्क्वायर बाई PS, वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P2
और डॉट डॉट वी स्क्वायर बाई पी एन। यहाँ पर इफ बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका पहला का बल्ब का P1 मार्क वाटेज में, दूसरे का P2 P3 इस तरह PN बल्ब्स है और सब में वोल्ट भी सबका समान है 220 वोल्ट 220 वोल्ट या जो भी दिया रहे, 110 वोल्ट पर रहे तो 110 वोल्ट पर। तो क्या होगा बच्चों, 1/PS बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/PN। मेरा बच्चा 100 वाट का 5 गो बल्ब है, 100 वाट सबका वाटेज समान है, सब पर मार्किंग 220 वोल्ट है, चाहे सप्लाई 220 वोल्ट है, तो उसका इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन कैसे दोगे, है ना। यहाँ पर अगर सब बराबर है P1 P2 PN तो PS बराबर P/N लिखा जाएगा, है ना। तो 20 वाट कंजम्पशन दिखाया जाएगा। इफ़ इसी में मेरा बच्चा P1 बराबर P2 बराबर PN बराबर P लेट, देन PS बराबर क्या होगा P/N। ये डायरेक्ट याद रखने का चीज़ हो गया। या तब इफ़ बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच बल्ब और आई दैट इज आई सेम, तो P वैरीज R वाला केस लगाकर, और नहीं RS बराबर सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस RN, तो RS के जगह क्या लिखेंगे V²/PS, है ना, और R1 के जगह V²/P1, इस तरह लिख कर हम लोग इसको। अब इसी तरह बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस और ईच बल्ब विल बी क्या चीज सेम लगा रहे, तो क्या होगा उस केस में P वैरीज 1/R होगा। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, अब बदलने जा रहे हैं इस पॉइंट को, पहले इसको कंप्लीट कर लें और तब आगे की। मेरे बच्चे जब क्या है, इफ़ बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पिछली ही भाषा में हम थोड़ा सा संशोधित करी, सीरीज के जगह पैरेलल लगा दी, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच बल्ब, वो चीज़ अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो P बराबर V²/R बोलते हो, दैट इज P वैरीज V समान तो 1/R वाली बात करते हैं, ठीक है। और अगेन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। RP के जगह R बराबर V²/P, तो P/V², PP कर दे पैरेलल में, PP/V², P1/V² उलट दिए, है ना, P2/V² और डॉट 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 PN/V², 1/V² कैंसिल, तो PP बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 PN वाली बात करेंगे। 100 वाट का 5 गो बल्ब है घर में जो हम लोग यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है हम लोग का सर्किट, तो उस केस में 100 वाट का 5 बल्ब है तो 500 वाट इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन होगा। जितना ज़्यादा, है ना, इलेक्ट्रिकल मतलब बल्ब जलाओगे उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, यूनिट कंजम्पशन दिखाया जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बात को हम कंप्लीट करने चले हैं, और ये सब 10th की स्तर की बात भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी आपको डायरेक्ट सवाल सब 1-2 छोटा सवाल मैं इस पर बता देता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ फिर, है ना। बच्चों कहता है देयर आर 2 सेपरेट कॉइल्स इन ए हीटर, एक हीटर में 2 अलग अलग कॉइल। इफ़ वन कॉइल इज यूज्ड देन इट टेक्स टाइम T1 टू बॉयल ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर कम्प्लीटली। एक कॉइल का यूज करते तो T1 टाइम लगता है, अगर दूसरे कॉइल का यूज करते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए, कम्प्लीटली बॉयल करने के लिए, तो टाइम कितना लग रहा है T2। तो कहता है टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, देन सो दैट जब दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर दे तब हम लोग हीटर का यूज करें, उसी अमाउंट ऑफ वाटर को
क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए कम्प्लीटली, तो टाइम लगेगा Ts, और दिखाना है Ts बराबर T1 प्लस T2। एक बार दिखाना है, बार बार इसका यूज करना है ऑब्जेक्टिव के सवालों में के लिए। और पैरेलल में अगर दोनों कॉइल्स को कनेक्ट कर दे तो Tp बराबर T1 इंटू T2 बट्टा T1 प्लस Rs बराबर R1 प्लस R2 जैसे रटा हुआ था, Ts बराबर T1 प्लस T2 और Tp बराबर प्रोडक्ट बाई सम, तो प्रोडक्ट बाई सम। अब कैसे आता है साबित करना है, पहले पॉइंट क्वेश्चन समझ गए कि एक है ना, मतलब दो कॉइल है हीटर में, एक कॉइल का यूज़ करते हो तो T1 समय में पानी उबलता है दिया हुआ अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरे बार में हम दूसरे कॉइल का यूज करते हैं तो T2 टाइम ही अलग अलग सेपरेट। और जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब कहता है दिखाने के लिए Ts बराबर T1 प्लस T2, और जब दोनों कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसी अमाउंट ऑफ वाटर को, उसी वाटर को बॉयल करना है तो उसमें समय जो लगेगा Tp बराबर T1 इंटू T2 बट्टा T1 प्लस T2। अब कैसे करते हैं सो अब दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ गए मेरा बच्चा, है ना। तो यह दो सेपरेट कॉइल्स है, एक कॉइल का यूज करते हो T1 समय में पानी उबलता है, दूसरे कॉइल का यूज करते हो तो T2 टाइम में यूज उबलता है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए क्या करना होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर और दोनों को हम लोग क्या किए हैं, टाइम टेकिंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग द सेम सोर्स, तो भी क्या हो गया, सेम सोर्स 220 वोल्ट वाला, अपने लोग के यहाँ का जो सप्लाई हुआ तो 220 वोल्ट की बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी समान है, अमाउंट ऑफ हीट समान है, तो हम लोग क्या फार्मूला का यूज करते हैं, थोड़ा सा यहीं पर मैं दिखा देता हूँ फटाफट में, है ना। क्या होगा इसका बच्चों, एज H बराबर V स्क्वायर T बाई R, GL लिखा जा सकता है, कैलोरी में दिया रहे तब हीट, तो यहाँ हम लोग R बराबर V स्क्वायर T बाई H। अब तुम्हारे कंडीशन जो दिया हुआ है इस प्रॉब्लम चाहे पॉइंट में वो उसमें क्या है, V सेम है और अमाउंट ऑफ हीट क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करना है तो H भी फिक्स्ड है। एज V एंड H आर सेम देन R वेरीज क्या चीज़ थी, तो पहला केस में सीरीज वाले में क्या होगा, एज इन सीरीज RS बराबर क्या, R1 प्लस R2, है ना। तो इतनी बात को समझ रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। अब पैरेलल में R1 प्लस R2, यहाँ से क्या लिखोगे, फर्स्ट केस में R वेरीज T लिखा है मैं, R वेरीज T यहीं, तो R1 बराबर क्या चीज़, K इंटू T1, K इज कांस्टेंट, R2 बराबर K इंटू क्या चीज़ T2। अब RS की जगह क्या लिखेंगे, टाइम लगता है TS, तो RS बराबर क्या लिखा जाएगा, K इंटू TS, K इंटू T1, K इंटू T2, तो TS बराबर क्या चीज़ T1 प्लस T2। ये बात यहाँ से लेकर आए। अब जस्ट इसी तरह का केस में पैरेलल में क्या होगा, एज इन पैरेलल 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करके देख लीजिए, फिर वही रिजल्ट आएगा, TP बराबर T1 इंटू T2 बट्टा T1 प्लस T2। तो क्या लिख लेंगे फिर पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, इसी में इन पैरेलल 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। RP के जगह बच्चों जस्ट अभी इसी के आधार पर 1/K इंटू TP, 1/K इंटू T1, 1/K इंटू T2, 1/TP बराबर 1/T1 प्लस 1/T2, इसलिए TP बराबर T1 इंटू T2 बट बाई T1 प्लस T2। जो भी है जैसे समझ लेना है, और उसके बाद ये पॉइंट याद रखना चाहिए और डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, है ना। तो काम का चीज़ है बच्चों, ये सब छोटा छोटा है ना बता रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड बात, है ना। तो ये इस तरह का चीज़ को ध्यान में रखकर याद कर लेना है मेरा बच्चा, है ना। बहुत सारा केसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से मिलेगा आपको, सवाल बनाओगे बैठकर तो अपने आप मूल पॉइंट्स लिखा दिया जा चुका है, अब उसी से आपको कम अलग अलग कंडीशन को लगा कर क्या करना है, सवाल बनाना है मेरा बच्चा। थोड़ा सा बच्चों अपने लोग पढ़े R बराबर
वी स्क्वायर बाई पी, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। हम लोग जानते बच्चों आर टी बराबर क्या, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी वाला बात। इसी तरह रिजल्ट पढ़े थे R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। सेल्सियस में रहते स्मॉल टी से लिखते हो T2 माइनस T1, या टेम्परेचर की बात करें अल्फ़ा इंटू क्या चीज़ T केल्विन में, तो यहाँ T2 माइनस क्या चीज़ T1 की बात कर लेते हैं। अब क्या है, बल्ब है, कोई चीज़ है, इनिशियली उसको क्या है, किसी चीज़ कोई डिवाइस है, उसको ज़्यादा वाट चाहिए स्टार्टिंग में, और बाद में जब स्टडी हो जाएगा, स्टडी स्टेट होगा तो कांस्टेंट पावर उसको चाहिए। तो बाद का पावर कंजम्पशन दिया रहेगा हाइयर टेम्परेचर प्राप्त कर लेने पर, और इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कुछ दिया रहे, T1 इज़ द रूम टेम्परेचर और T2 इज़ द हाइयर टेम्परेचर। तो उस केस में कैसे पावर का बात करोगे कि इनिशियल पावर कितना, बाद का पावर कुछ दिया रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जस्ट क्या देखें, R2 बाई R1, आर वैरीज, यहाँ पर P वैरीज 1 बाई आर, वोल्ट सेम सप्लाई वाला बात। तो P वैरीज 1 बाई आर, तो P2 बाई P1 बराबर R1 बाई R2 की बात करेंगे। यहाँ से क्या होगा, R2 बाई R1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। क्या R2 बाई R1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2, P1 बाई P2। इस इक्वेशन से मेरा बच्चा P1 बाई P2 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। तो P1 बराबर P2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। अगर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, हमको डिवाइस को बल्ब को जला देने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो चुका T2, है ना। तो T2 ये T2 T1 सब गिवन रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत में कितना पावर, अगर शुरुआत का पावर दिया रहे तो उस स्टडी स्टेट में कितना, उस टेम्परेचर को प्राप्त कर लेने पर कितना पावर कंजम्पशन होगा, सो निकाला जा सकता है। तो इस तरह का सवाल देखना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस पर मैं इस बात को थोड़ा सा, कुछ लिखा है नहीं, केवल फटाफट मैं दिखा दिया, है ना, सवाल को समझाने का कोशिश किया। आप देख लो, इसका यूज करना है आपको। अभी और एक चीज़ दिखा देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, है ना। आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, सब वाला टर्म हम लोग अब बढ़िया से समझ चुके हैं, है ना। लेस वाटेज हाइयर रेजिस्टेंस, हाई वाटेज लेस रेजिस्टेंस, है ना। तो उतनी बात को कंप्लीट करना है ना। जो मैं बताया ना इस तरह का थ्योरी, उसी से रिलेटेड सवाल है। ए लैम्प हैविंग टंगस्टन फिलामेंट कंज्यूम्स 50 वाट। जब बल्ब जल रहा है तो वाट लगा, है ना, स्टडी में कितना वाटेज कंजम्पशन दिखा रहा है, 50 वाट मात्र। व्हेन द लैम्प बर्न्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स फिलामेंट बिकम्स 2500 डिग्री से। तो फिलामेंट टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट बिकम्स 25, जैसे जब बल्ब जलना शुरू किया। तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड द मोमेंट व्हेन स्विच इज़ ऑन। जिस इंस्टेंट पर स्विच को ऑन किए हैं उस इंस्टेंट पर पावर कंजम्पशन पूछता है। जब बाद का पावर कंजम्पशन कितना है, 50 वाट दिया हुआ है, 50 वाट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टंगस्टन इतना, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी, 27 डिग्री, 23 जो दिया रहे, लेकिन इस सवाल में 20 डिग्री सी दिया हुआ है। तो सारा चीज़ आपको निकालना क्या है मेरा बच्चा, P1 स्टार्टिंग पावर कंजम्पशन, और बाद का पावर कंजम्पशन दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 50 वाट, अल्फ़ा दिया हुआ है, T1 T2 दिया हुआ है। T2 बाद का टेम्परेचर है 2500 डिग्री से, और T1 पहले का टेम्परेचर है 20 डिग्री से। सारा कैलकुलेशन का चीज़ हो गया, काम का चीज़ यही है समझने का। ये समझ गए बच्चों। अभी फिलामेंट की बात है, थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ फिर से। मैं तेरे को बताया लेस वाटेज बल्ब हैविंग लार्जर रेजिस्टेंस। लार्जर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, उस बल्ब के फिलामेंट का लेंथ क्या होगा मेरा बच्चा, है ना। रेजिस्टेंस बड़ा होने का मतलब लेंथ ज़्यादा होना, और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, तो पतला तार होगा और लंबा तार कायम है। तो लेस वाटेज बल्ब हैविंग लॉन्गर एंड थीनर फिलामेंट, और हाई वाटेज बल्ब हैविंग स्मॉलर रेजिस्टेंस, इट मीन्स शॉर्टर एंड थिकर फिलामेंट उसका होगा।
तो ये पॉइंट सब छोटा छोटा आप दिमाग में रखेंगे कि लेस वाटेज वाल्व हैविंग लार्जर रेजिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ फिलामेंट इज लॉन्गर, मतलब लार्ज, एंड इट इज़ थिनर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। और दूसरा केस में जब क्या होगा, हाई वाटेज बल्ब होगा तो लेस रेजिस्टेंस होने का मतलब शॉर्टर फिलामेंट एंड थिकर फिलामेंट, शॉर्ट एंड थिक फिलामेंट का यूज होगा। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात को थोड़ा थोड़ा मैं बताया। मैं 11th में भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोमेट्री में ही थर्मोकपल ये सब बताया था, थोड़ा सा थर्मोकपल थर्मोमीटर बताया था, सीवेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। हम फिर से उसको चर्चा करने में हम लाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी पहले हम लोग चले किसकी चर्चा कर ले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा सा जाने। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्यूज वायर, है ना, अपने लोग के घर के सेफ्टी के लिए फ्यूज वायर सीरीज़ में कनेक्ट होता है। फ्यूज वायर में कैसा मटेरियल का इस्तेमाल होगा बच्चों, जिस वायर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। थोड़ा सा भी लिमिट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट के कारण वह मेल्ट कर जाएगा, और सर्किट मतलब घर में सर्किट डैमेज होने से पहले ही वहाँ का सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। तो फ्यूज वायर में हम लोग टिन और लेड का एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, है ना। 60% टिन और 40% लेड, है ना, का एलॉय का 60-40 का रेशियो है। किसी में कुछ डिफरेंट भी दिया रहता है। तो टिन लेड ऑयल, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो फ्यूज वायर का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन बता दूं और तब आगे बढ़ता हूं सेल पर। मेन चीज़ हमको समझाना था सेल, है ना, और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये सब समझाने के क्रम में ही हम आपको किरचॉफ्स लॉ पर ले चलेंगे मेरे बच्चों, और तब थोड़ा नया चीज़ सब सीखने का मिल। आपका टास्क था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से सवाल। अब टेक्निक वाली बात सब सिखाएंगे, क्लासिकल पैटर्न, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सब समझ चुके हैं। अब किरचॉफ्स लॉ समझ आएंगे तो कम्प्लेक्स सर्किट वाला बात भी आपको आसानी से बनेगा, और बहुत सारा टेक्निक होगा जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सब निकालना सिखाएंगे हम आपको। तो अभी पहले तत्काल हम लोग फ्यूज वायर की बात करने चले हैं मेरे बच्चों। फ्यूज वायर की बात करें, ये फ्यूज वायर इज जनरली मेड अप ऑफ टिन लेड एलॉय। टिन बोले तो 60%, किसी में 63% लिखता है, और लेड 40%। 63 बोले तो 37, जनरली 60-40 का रेशियो। इट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी बल्ब का फिलामेंट, हीटर और गीजर, ये सब वाला बात एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का। तो उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा उस एलिमेंट सबका, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ कम। तो हीट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। It is connected in series in main circuit। एक लिमिट से बियॉन्ड करंट जाएगा, बढ़ जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, सर्किट हमारा बच जाएगा जलने से पूरा, वहीं से पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। ठीक बेसिक चीज़ टिन लेड वाइट है। अब इसमें क्या है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, एज आर बराबर रो इंटू एल बाई ए के जगह पाई आर स्क्वायर। एल इज लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, लेंथ ऑफ फ्यूज वायर बोले, आर बराबर रेडियस ऑफ फ्यूज वायर, है ना। अब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड्स, फ्यूज वायर से जब करंट पास करेगा तो क्या होगा, हीट डेवलप्ड पर सेकेंड, H बराबर
आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से एच का हम आर का वैल्यू रख दें तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर के जगह रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब क्या है, अमाउंट ऑफ हिट लॉस्ट बाई फ्यूज वायर पर सेकेंड, है ना। स्टेडी स्टेट में दोनों, जितना हीट डेवलप होगा उतना हीट क्या होगा, वह फ्यूज वायर छोड़ेगा, तो वह तब तक मेल्ट नहीं करेगा। और लिमिट के बाद बियॉन्ड करंट बढ़ जाए तब क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, ज़्यादा हीट पैदा करेगा तब। तो क्या है, एच बराबर अभी आई स्क्वायर रो एल बट्टा पाई आर स्क्वायर बराबर एच नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ये क्या है बच्चों, 2 पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ द वायर, 2 पाई आर एल, है ना। और एच जीरो क्या है, हेयर एच जीरो इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट पर यूनिट एरिया, चाहे बाई यूनिट एरिया ऑफ फ्यूज वायर, है ना। और फ्रॉम NLC न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच जीरो बराबर के इंटू थीटा जीरो, थीटा इज राइज इन टेम्परेचर, थीटा बराबर राइज इन टेम्परेचर। तो स्टेडी स्टेट में दिस और दिस क्या होगा, बराबर होगा, जितना हीट पैदा होगा उतना ही हीट क्या होगा, छोड़ देगा सराउंडिंग को, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो एच जीरो के थीटा, अब इसका फॉर्मूला इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, यहाँ से, है ना। चाहे इसको मिटा लेते हैं, इसके पैरेलल लिख देते हैं। बच्चों एच जीरो आई स्क्वायर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच जीरो के जगह के थीटा इंटू 2 पाई आर एल। अब थीटा बराबर हाउ मच, है ना, कैपिटल एल एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना होगा बच्चों, थीटा बराबर आई स्क्वायर रो बाई 2 पाई स्क्वायर आर क्यू। थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, रेडियस पर, मोटाई पर निर्भर करेगा, लेकिन, है ना। तो फॉर गिवन मटेरियल अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तब तार क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा फ्यूज वायर। तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ ध्यान देना है इस पर, क्या गिवन मटेरियल इस सब पर, ये रो कांस्टेंट हो गया और थीटा, तो एक क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वैरीज क्या चीज़ है, आर क्यू, आई वैरीज क्या, आर का पावर 3/2। फ्यूज वायर के केस में मेरा बच्चा लेंथ इररिलेवेंट टर्म हो गया, रेडियस मोटाई क्या होगा, तो फ्यूज वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस ज़्यादा है तो वो उस फ्यूज वायर का क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा तो अब जाके फ्यूज वायर मेल्ट करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो पतले फ्यूज वायर का इस्तेमाल ज़्यादा क्या होता है, सेफ्टी के ख्याल से ज़्यादा यूजफुल होगा मेरा बच्चा। तो आई वैरीज आर का पावर 3/2 जो है सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया फ्यूज वायर के लिए। और टिन लेड का एलॉय है, 60-40 का रेशियो है, कनेक्टेड इन सीरीज होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये सब फ्यूज वायर का पॉइंट है। तो हम एक कंक्लूजन आपको दे दिए, आई वैरीज आर का पावर 3/2। तो ये जो करंट का लिमिट है इससे, है ना, और करंट इस तरह टेम्परेचर के, और इससे ज़्यादा करंट पास करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट दिया रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट तक तो ठीक ठाक
सर्किट काम करेगा और उस लिमिट से ज़्यादा करंट पास कर गया तो क्या हो गया। और आप चाहते हो कि लिमिट से ज़्यादा करंट जाए और फ्यूज वायर हमारा मेल्ट नहीं करे, वह हमारे लिए सेफ़ नहीं है बाबू। लेकिन तो उस केस में तार की मोटाई को क्या कर देंगे, रेडियस को क्या कर देंगे, मोटे तार का इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या होगा, ज़्यादा करंट पास करेगा लेकिन सेफ़ नहीं रहेगा आपका सर्किट, है ना। घर जल मतलब उससे डैमेज हो सकता है बहुत सारा। तो इस तरह का बात हम फ्यूज वायर की बात। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, ये सब एप्लीकेशंस है, वो सब अपना लोअर क्लासेस का बात कर लेंगे, है ना। तो इतनी बात समझ गए मेरे बच्चों। तो ये सारा टर्म सब क्या हो गया, गिवन कंडीशन के लिए रो, ये सब रो कांस्टेंट हो गया, एक लिमिट तक टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा मेरा बच्चा। तो आई वेरीज आर का पावर क्या चीज़ 3/2 वाला बात करेंगे। अपना देखते रहेंगे, सारी चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, यह क्या है, कहाँ से आया, है ना। या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर, है ना। तो H0 रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पाई यूनिट एरिया ऑफ फ्यूज वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, H0 बराबर क्या चीज़ के थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ क्या है, इतना तक लिखे हैं और थीटा बराबर सम इतना से, यहाँ के छूटा है मेरा बच्चा, इसको कंप्लीट कर लेंगे 2π² के वो अपना। तो इस तरह से बात की है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है फ्यूज वायर के लिए। आई वेरीज आर का पावर 3/2 और फ्यूज वायर में लेंथ ऑफ द वायर इज़ इररिलेवेंट बोलेंगे हम लोग बार बार। चलिए अपना करते रहें। एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज़, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को अपन खुद पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो अभी अब मैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट सिखाया। अब हम आपको ग्रुपिंग ऑफ मतलब सेल्स की बात पर ले चलेंगे। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं तो चाह रहा था अभी, लेकिन अब नहीं, अगले लेक्चर में मैं सेल्स को लेकर आऊँगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और उसी में किरचॉफ्स लॉ की बात करने का कोशिश करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा किरचॉफ्स लॉ। ये सब तो आप 10th से नीचे भी कुछ बहुत कुछ क्या करके आए हुए हैं, पढ़ के आए हुए हैं। तो आपको आज का टॉपिक रहा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से थोड़ी सी बात मैं किया, है ना। तो इसको अपने सवाल सब का प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सवाल का, है ना। अगले लेक्चर में मैं आऊँगा तो इंट्रॉपी की बात करूँगा, थोड़ा सा चेंज इन इंट्रॉपी, और उसको जोड़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, है ना। तो उसमें फार्मूला थे चेंज इन इंट्रॉपी का, आप लोग पढ़े होंगे, ds बराबर dQ/T, dQ हीट लॉस्ट और हीट गेन, T पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, और ds चेंज इन इंट्रॉपी बोलते हैं, चेंज इन इंट्रॉपी। थोड़ा सा इसका चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तो थोड़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को घर पर क्या करना है, फिर से पढ़ना है, और तो उससे रिलेटेड सवाल सबको देखते चलना है ना। मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, सवाल अभी नहीं बताया बहुत सारा, है ना। थोड़ा सा सवाल बताया था और आगे बहुत सारा सवाल सीखना है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, ये सब पढ़ लेने के बाद मैं सवाल पर लाऊंगा फिर से। तो आज की पढ़ाई यहीं तक रोकते हैं बच्चों, है ना। अगले लेक्चर में फिर मैं सेल्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करूँगा। तो थोड़ा घर पर रह के पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में, उसमें नया टर्म सब आएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा करूँगा अगले लेक्चर में।